हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सिमरन गुंबर। आज की इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिस्कस करने वाले हैं। हमारा टीचिंग का ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता जिसमें इस थ्योरी से क्वेश्चन ना आए, चाहे वो सीटेट हो, TSSB हो, KVS हो, NVS हो, किसी का भी टीचिंग का एग्ज़ाम हो, पियाजे की थ्योरी से गारंटेड 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये संज्ञानात्मक विकास के क्या सिद्धांत हैं जो पियाजे ने दिए हैं। सबसे पहले हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। ये थ्योरी जीन पियाजे ने दी है। जीन पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे और ये एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। अब ये कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या है? कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब है बेसिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। उनका मानना था, वो ऐसा बिलीव करते थे कि बच्चे को अपनी कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज खुद करने दो। मतलब ये नहीं कि आप सारी चीज़ें उसको बनी बनाई दे रहे हो और वो स्पून फीडिंग कर रहे हो, नहीं, आप उसको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करो, उसको ऐसी एक्टिविटीज़ दो कि वो खुद अपना दिमाग लगाए, वो खुद अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करे, उसमें से निकाले कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, ताकि जब वो बच्चा खुद चीज़ों को एक्सप्लोर करके चीज़ें सीखेगा तो उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी, संज्ञानात्मक विकास होगा, वो बहुत अच्छा होगा। अब इनकी थ्योरी से कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगी ताकि जैसे ही क्वेश्चन आए और आपके दिमाग में वो स्ट्राइक कर जाए। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, कंस्ट्रक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो कंस्ट्रक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट जीन पियाजे ने दिया है। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 किस पर बेस्ड है? ये बेस्ड है कंस्ट्रक्टिविज्म पर। वही बात कि बच्चा अपनी कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज खुद करेगा। हम एक अलग वीडियो में NCF 2005 पूरा समझेंगे। उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, टीचर्स का क्या रोल है? तो हमारे NCF 2005 में डिफाइंड है कि टीचर्स शुड एक्ट एज फैसिलिटेटर। मतलब जहाँ पर बच्चे को नीड होएगी वहाँ पर जाकर हम बच्चे को फैसिलिटेट करेंगे, वरना उसको अपनी कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज खुद करने देंगे। अब जो पियाजे थे उन्होंने कहा था, चिल्ड्रन आर नॉट लेस इंटेलिजेंट देन अडल्ट बट देयर वे ऑफ थिंकिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स। मतलब कि जो बच्चे होते हैं वो अडल्ट से कम इंटेलिजेंट नहीं होते, वो भी उतने इंटेलिजेंट होते हैं जितने कि अडल्ट्स होते हैं, लेकिन उनके सोचने का जो तरीका होता है वो अडल्ट से डिफरेंट होता है। ये 2 से 3 बार हमारे सीटेट में क्वेश्चन आ चुका है। कभी कुछ आपको पूरी लाइन दे देते हैं और 2 गैप्स दे देते हैं कि इसको फिल करो, या फिर आपको ट्विस्ट करके करेक्ट चूज़ करना होता है। तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि चिल्ड्रन आर नॉट लेस इंटेलिजेंट देन अडल्ट्स। मतलब जितने अडल्ट्स इंटेलिजेंट हैं, चिल्ड्रन भी उतने ही इंटेलिजेंट हैं, लेकिन उनका जो सोचने का तरीका है वो अडल्ट से डिफरेंट है। ये आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बेसिकली कॉग्निशन, ये क्या है? रीजनिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एनालिटिकल पावर, जिन जिन चीज़ों में हम अपने दिमाग का यूज़ करके उसके अंदर सिचुएशंस में चीज़ों को एनालाइज करते हैं, रीजनिंग स्किल्स लगाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो सब हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट होती हैं, संज्ञानात्मक विकास। तो अब हम डिस्कस करेंगे 4 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कौन सी ऐसी 4 फैक्टर्स हैं जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं? सबसे पहला, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। अब ये तो है नहीं कि आप फर्स्ट क्लास के बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दे रहे हो और एक्सपेक्ट करोगे कि वो कर लेगा, नहीं। जब तक बायोलॉजिकली बच्चा इतना मैच्योर नहीं होगा, उसकी मैच्योरिटी लेवल इतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो तभी तो हम पढ़ते हैं ना, हमारी हर क्लास के लिए सिलेबस डिफाइंड होता है कि फर्स्ट क्लास में हमें ये पढ़ाना है, सेकंड में ये पढ़ाना है, थर्ड में ये पढ़ाना है। क्यों? क्योंकि हमने उनकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से ही वो सिलेबस डिज़ाइन किया होता है। तो जो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन एक फैक्टर होता है जो हमें हेल्प करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो हमें जब बच्चे को हम कोई टास्क देते हैं, एक्टिविटी देते हैं, तो हमें उसके हिसाब से देनी चाहिए कि वो बच्चा कितना मैच्योर है। उसके बाद सेकंड,
एक्टिविटीज, आप जितना ज्यादा बच्चे को एक्टिविटीज में इंडल्ज करोगे, वो एक्सप्लोर करेगा, अलग अलग चीजों में एंगेज होगा, कभी गिरेगा, कोई चीज तोड़ेगा, लेकिन हर बार उसके नए नए एक्सपीरियंस गैदर होंगे और वो कुछ ना कुछ सीखेगा। तो सेकंड हो जाएगा एक्टिविटीज। थर्ड, सोशल एक्सपीरियंसेस। अब आप बच्चे को कोई गेम दे देते हो खेलने के लिए, वो एक दो और बच्चों के साथ खेल रहा है, तो वो थोड़े थोड़े सोशल एक्सपीरियंसेस गैदर करेगा कि उसको कैसे एक दूसरे के साथ खेलना है, कैसे चीज मांगनी है या उसको देना है, या वो कैसे कर रहा है उसको नोटिस करना है। सोशल एक्सपीरियंसेस भी बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये हो गया थर्ड, सोशल एक्सपीरियंसेस। फोर्थ, इक्विलिब्रेशन। अब ये इक्विलिब्रेशन क्या है? मान लो मेरे सामने एक सम आया 2 + 2। अब अगर मैंने इसको सॉल्व कर लिया कि 2 + 2 = 4, तो मैं एक इक्विलिब्रियम की स्टेट में हूँ, कि मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट। हाँ, मेरा माइंड स्टेट ऑफ रेस्ट में है कि हाँ मैंने 2 + 2 4 कर लिया, ठीक है, ओके। लेकिन अब मेरे सामने एक क्वेश्चन आता है 2 + 2, लेकिन मुझे एडिशन नहीं आता और मैं नहीं कर पाई कि ये 4 है, तो मेरे माइंड में क्या होगा, वो चीजें घूमने लग जाएंगी। तो वो एक जो सिचुएशन है स्टेट ऑफ रेस्ट से जाकर वो डिसइक्विलिब्रियम में चला जाएगा, जहां पर माइंड इधर उधर घूमता रहेगा। एक डिसबैलेंस क्रिएट हो जाएगा ना, जब बच्चा उसको आंसर नहीं कर पाएगा या समझ नहीं पाएगा, तो वो फिर उसको उसकी ब्रेन की जब डेवलपमेंट होगी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, उसमें दिक्कत करेगा। तो फिर ऐसे ही ये इक्विब्रेशन, मतलब जब हमारे सामने कोई सिचुएशन आती है और हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हम इक्विब्रेशन की स्टेट में होते हैं, जो हमारा फोर्थ फैक्टर है दैट इन्फ्लुएंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ पियाजेस थ्योरी। अब पियाजेस की थ्योरी के क्या कंपोनेंट्स हैं? फर्स्ट, स्कीमास। अब ये स्कीमास क्या होते हैं? ये मेंटल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं जो कि हमारे बर्थ से हमारे अंदर होते हैं। लेट सपोज जब एक बच्चा बोर्न होता है, उसके अंदर सकिंग और ग्रैस्पिंग का स्कीमा ऑलरेडी इनबिल्ट होता है बर्थ से ही। जैसे वो जब अपनी मदर के पास जाता है तो उनके निप्पल के पास होता है, जब ब्रेस्ट फीडिंग कर रही होती है उसकी मदर, तो अपने आप सक करना स्टार्ट कर देता है, या आप उसको कोई चीज पकड़ाओ तो वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। तो ये क्या होते हैं? ये स्कीमास होते हैं, ये मेंटल रिप्रेजेंटेशंस हैं जो कि इनबिल्ट हमारे बॉर्न होने से, बर्थ से ही हमारे अंदर होते हैं। उसके बाद सेकंड, अडेप्टेशन। हम सिचुएशंस में कैसे अडेप्ट करते हैं। अब ये अडेप्टेशन फर्दर 2 पॉइंट्स में बाइफर्केटेड है। फर्स्ट, असिमिलेशन, सेकंड, अकोमोडेशन। असिमिलेशन क्या है? एडिंग न्यू इंफॉर्मेशन टू द प्रीवियस नॉलेज। अब ये न्यू इंफॉर्मेशन टू द प्रीवियस नॉलेज को हम समझेंगे एक एग्जांपल से। एक बच्चा बालकनी में खड़ा है और नीचे से डॉग जा रहा है, तो उसकी मदर उसको बताती है कि ये डॉग है। तो बच्चा अपने माइंड में सेट कर लेता है कि जो ऐसा दिखता है, उसकी ऐसी हाइट है, ब्लैक कलर है, वो डॉग है। डन, उसके माइंड में ये स्कीमा बन गया कि ये डॉग है। अब वो नेक्स्ट टाइम फिर बालकनी में खड़ा है और वो देखता है एक व्हाइट कलर का डॉग होता है, तो उसकी मदर फिर उसको बताती है कि ये डॉग है। तो ऑलरेडी उसके दिमाग में एक स्कीमा बिल्ड था डॉग को लेकर कि ऐसी शेप वाला, ऐसा वाला डॉग होता है ब्लैक कलर का। लेकिन अब उसकी मदर ने उसको बताया कि ये व्हाइट कलर का भी डॉग है, तो अब उसने क्या करा? एडिंग न्यू इंफॉर्मेशन टू द प्रीवियस नॉलेज। अब डॉग को लेकर उसकी जो प्रीवियस नॉलेज थी कि वो ऐसी शेप वाला ब्लैक कलर का डॉग होता है, उसमें उसने एक न्यू इंफॉर्मेशन को ऐड कर लिया, दैट इज कि कुत्ता, डॉग व्हाइट कलर का भी होता है। तो यहाँ पर उसने क्या करा? असिमिलेट कर दिया, एडिंग न्यू नॉलेज टू द प्रीवियस वन। नेक्स्ट, अकोमोडेशन। अब ये अकोमोडेशन क्या होता है? अकोमोडेशन होता है altering previous knowledge to add new information। अब इसको समझते हैं उसी एग्जाम्पल को कैरी फॉरवर्ड करके। अब वो थर्ड टाइम बच्चा अपनी बालकनी में खड़ा है और वहां से एक बिल्ली जा रही है, वो कहता है डॉग, तो उसकी मदर बताती है नहीं, हो सकता है ये बिल्ली थोड़ी डॉग की तरह लगती हो, लेकिन ये डॉग नहीं है, ये बिल्ली है, दिस इज अ कैट, कि ये थोड़ी शेप छोटी है इसकी, इसलिए ये कैट है। अब वो बच्चे ने जो डॉग को लेकर अपना स्कीमा दिमाग में बना रखा था, अब वो उसको ऑल्टर करेगा कि ऐसी शेप वाला और ब्लैक कलर का, व्हाइट कलर का, जरूरी नहीं है कि कुत्ता हो, अगर वो थोड़े छोटे साइज का है तो वो बिल्ली भी हो सकती है, कैट भी हो सकती है।
तो यहाँ पर उसने अपनी प्रीवियस नॉलेज को ऑल्टर करा, मतलब प्रीवियस जो उसने चीजें थी उसके दिमाग में उसको थोड़ा सा ऑल्टर करके न्यू चीज ऐड कर ली, तो ये हो जाएगा हमारा अकोमोडेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आपसे कई बार ऐसा, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, इसी एग्जांपल को थोड़ा ट्विस्ट करके घोड़ा डाल देंगे, हाथी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल के आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए असिमिलेशन क्या होता है, एडिंग न्यू नॉलेज टू द प्रीवियस वन। अकोमोडेशन क्या होता है, ऑल्टरिंग प्रीवियस नॉलेज टू ऐड न्यू इंफॉर्मेशन। 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कौन सी 4 स्टेजेस हैं? फर्स्ट, सेंसरी मोटर स्टेज, बर्थ से लेके 2 इयर्स तक। सेकेंड, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 इयर्स। थर्ड, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 या 12 इयर्स तक। फोर्थ, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 या 12 इयर्स से लेकर आगे ऑनवर्ड्स, जितना तक आगे जाएगा। तो अभी हमारा क्या है, हम इन सारी स्टेजेस के बारे में इंडिविजुअली पढ़ेंगे, इनके फीचर्स को। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको एक बार डायरेक्ट इसलिए बता दिया क्योंकि आपसे सीटेट में डायरेक्टली पूछ लेंगे कि इन स्टेजेस के नाम बताओ, इनके ईयर्स बताओ, या फिर इनको ऑर्डर वाइज अरेंज कर लो। इससे ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ी मिल सकता है आपको कि कहाँ आपको एजुकेशनल इम्प्लीकेशन समझ के थ्योरी पे बेस्ड बताना है और कहाँ आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए। तो आप नहीं स्किप कर सकते ना इतना बेसिक क्वेश्चन को गलत करना। तो इसलिए आपको ये स्टेजेस, इनके ईयर्स और इनके ऑर्डर्स टिप्स पर याद होने चाहिए। स्टेज 1, सेंसरी मोटर स्टेज। बर्थ से लेके 2 साल तक का बच्चा इस स्टेज में आएगा। इस स्टेज के क्या फीचर्स हैं? सेंस ऑर्गन एंड मोटर पार्ट। यहाँ पर बच्चे के सेंस ऑर्गन्स का ज्यादा रोल होगा हर एक्टिविटी में, और मोटर पार्ट का। यहाँ पर बच्चा रिफ्लेक्टिव एक्टिविटीज करेगा जैसे सकिंग और ग्रैस्पिंग। बाय द एंड ऑफ दिस स्टेज ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अचीव्ड। अब आप 2 या 3 महीने के बच्चे के सामने एक टॉय रखो और बाद में ले लो, उसको वो याद नहीं रहेगा कि कोई टॉय था उसके पास या आपने ले लिया। क्यों? क्योंकि अभी तक उसने ऑब्जेक्ट परमानेंस अचीव नहीं किया होता। लेकिन जैसे जैसे इस स्टेज की एंड की तरफ जाता है बच्चा, 1.5 से 2 साल तक का होता है, वो ऑब्जेक्ट परमानेंस को अचीव कर लेता है। जिसका मतलब है कि पहले बच्चा टॉय के साथ खेल रहा था, अब आपने उससे ले लिया, तो वो रोना स्टार्ट कर देगा कि मुझे टॉय वापस दो। उसको पता है कि एक जो टॉय है वो एग्जिस्ट करता है इन रियलिटी, लेकिन मुझसे ले लिया गया है। अब उसके दिमाग में ये ऑब्जेक्ट परमानेंटली सेट हो गया ना। तो अब इस स्टेज का ये फीचर है कि बाय द एंड ऑफ दिस स्टेज ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अचीव्ड। अब आपसे कई बार ये पूछ लेते हैं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड कौन सी स्टेज का फीचर है? आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड सेंसरी मोटर स्टेज का फीचर है, जो कि है 0 से लेकर 2 इयर्स तक की। अगर हम इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देखें तो इस एज में हमें बच्चे को जो कर रहा है करने देना चाहिए। ये नहीं कि आप उसको हर चीज में बस रोकते रहो कि नहीं ये नहीं करना वो नहीं करना। बच्चे को एक्सप्लोर करने दो चीजें। वो इधर उधर क्रॉल करेगा, किसी चीजों को हाथ लगाएगा। ध्यान रखो कि कुछ एक्सीडेंट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, लेकिन फिर भी उसको अपॉर्चुनिटीज दो कि वो चीजों को एक्सप्लोर करे। स्टेज 2, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें 2 से 7 साल तक का बच्चा आएगा। नो लॉजिकल रीजनिंग। आप उससे कोई क्वेश्चन पूछोगे, वो उसका आंसर तो कर सकता है, लेकिन उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजनिंग लगाई, वो करने में वो भी कैपेबल नहीं होगा। ईगोसेंट्रिज्म, मैं। इस स्टेज में सबसे ज्यादा बच्चे का क्या होगा? ईगोसेंट्रिक होगा। उसे लगेगा मैं जो बोल रहा हूँ बस वही सही है, मेरा जो व्यू पॉइंट है बस वही है। वो सामने वाले की बात को नहीं समझता या उसके व्यू पॉइंट को समझता नहीं है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब इस स्टेज में आके बच्चा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना स्टार्ट कर देता है। लेट सपोज उसके हाथ में ये पेन है, मार्कर है, तो वो बोलेगा ये है सुपरमैन की छड़ी, मैं इस पे बैठ के उड़ने वाला हूँ। अब वो क्या कर रहा है? किसी भी चीज को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि उसकी मैच्योरिटी लेवल धीरे धीरे बढ़ रही है ना। इरिवर्सिबिलिटी, मतलब वो इस बात को समझ नहीं पाएगा। अगर हम इसका एग्जांपल लें, बर्फ है, बाहर पड़ी है, वो पानी बन गया। गर्मी मतलब फ्रिज से हमने बाहर निकाल के बर्फ रखी, वो थोड़ी देर बाद पानी बन गया। तो अब इसका
रिवर्स वो नहीं समझ पाएगा कि अगर हम इस पानी को वापस से फ्रिज में रख देंगे तो वो वापस से बर्फ बन जाएगी। वो क्योंकि इरिवर्सिबिलिटी है तो वो ये रिवर्स ऑपरेशंस को नहीं समझ पाता। जैसे कि आप सबको पता होगा, आपने ये एग्जांपल देखा होगा अपने घर में, बच्चे अपने घर में गए, किसी रूम में कुंडी लगा लेंगे, कुंडी लगाने के बाद अब उन्होंने कुंडी तो लगा ली, अब उनसे वो कुंडी खुलेगी नहीं और वो रोना स्टार्ट कर देंगे। अब उनको ये नहीं पता अगर उन्होंने कुंडी ऐसे लगा दी है तो उसका रिवर्स जब वो ऐसे करेंगे तो कुंडी खुल जाएगी। उनको इसका रिवर्स नहीं पता होता, वो कुंडी लगा के बस रोना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वो अंदर बंद हो जाते हैं। ये क्या है, अब ये उनकी एज का ही एक फीचर है कि वो इरिवर्सिबिलिटी है, कि वो रिवर्स ऑपरेशंस को नहीं समझ पाते। सेंट्रेशन, सेंट्रेशन क्या है, वो बस एक ही चीज को फोकस करते हैं, मतलब किसी चीज के अलग अलग एस्पेक्ट्स को नहीं समझ पाते। एग्जाम्पल मान लो 1 2 3 4 5, ये कितने कॉइन्स हैं, 5 कॉइन्स। उसके बाद 1 2 3 4 5, ये कितने कॉइन्स हैं, 5 कॉइन्स हैं। अब आप 2 से 7 साल के बच्चे को ऐसे ये दिखाओ और उससे पूछो बताओ किसमें कॉइन्स ज्यादा हैं, तो पता है वो क्या कहेगा, इसमें कॉइन्स ज्यादा हैं। वो ये नहीं देखेगा कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दोनों इक्वल तो हैं, नहीं, उसको दूर से देखने में ये लगेगा कि ये बड़ी लाइन लग रही है तो ये ज्यादा होंगे, तो इसलिए वो समझेगा कि इसमें कॉइन्स ज्यादा हैं। क्योंकि बच्चे के अंदर ना भी वो सेंट्रेशन वाला एस्पेक्ट होता है कि वो बस एक ही चीज को फोकस कर पाता है, एक ही चीज को देख पाता है, उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को नहीं समझ पाता। एनिमिज्म, अब यहाँ पर क्या होगा, बच्चों को क्या लगेगा, उसकी जो डॉल है या कोई टॉय है उनके अंदर भी वैसी फीलिंग्स हैं। मान लो अगर उसकी मम्मी ने उसको डॉल को थप्पड़ मार के कहा कि चुप अब यहाँ पर बैठना है, तो उसको लगेगा हाँ डॉल डर गई, उसके अंदर भी फीलिंग्स हैं। तो उनको क्या लगता है, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी हमारे जैसी ही फीलिंग्स है, अगर हमने उनको डांट दिया तो वो डर गई या रोने लग गई। तो इस स्टेज में बच्चों के ये फीचर्स होते हैं। अब यहाँ पर आकर उनके लिए क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस होते हैं, आप उनको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज की, कि बच्चा खुद करके देख के सीखे। वो जितना करके देख के सीखेगा उतना ही उसके लिए अच्छा होगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अब हर बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सारे बच्चे 5 मिनट में ये एक्टिविटी खत्म कर लें। आपको ध्यान देना है कि बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो कोई जल्दी खत्म कर लेगा एक्टिविटी को, कोई लेट करेगा। और इस पीरियड में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आपको बच्चों के साथ प्लेवे मेथड यूज करना है, क्योंकि वो प्लेवे मेथड के अंदर पावर होती है जो बच्चे के अटेंशन को ग्रैब कर सकेगी और उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट को फिट कर पाएगी। स्टेज 3, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसमें 7 साल से लेके 11 या 12 साल तक का बच्चा आएगा। अब इसमें आप बच्चे के सामने टॉय रख देते हो तो बच्चा उस टॉय के ऊपर ऑपरेशंस कर लेगा, जैसे किसी का हाथ जोड़ना है, सर लगाना है, पैर लगाना है, कपड़े पहनाने हैं, तो वो ये सब कर लेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप उसको इमेजिनेशन बेस्ड टास्क देते हो कि राम श्याम से बड़ा है, श्याम राधा से बड़ी है, तो सबसे बड़ा कौन है, तो ऐसे हाई लेवल वाले इमेजिनेशन बेस्ड टास्क नहीं कर पाएगा, वो अभी इतना कैपेबल नहीं है। तो यहाँ पर उसके क्या फीचर्स आते हैं, सबसे पहले कंजर्वेशन। अब यहाँ पर कंजर्वेशन आ जाएगी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको समझेंगे एक एग्जाम्पल से। हमारे पास 2 ऐसे बाउल्स हैं, लेट्स सपोज 100 ml का है, इसके अंदर पानी है। ये दूसरा बाउल है, ये भी 100 ml का है, इसके अंदर पानी है। ओके, अब आप क्या करते हो, बच्चे के सामने इस बाउल में से निकाल के पानी एक ऐसे गिलास में डाल देते हो। आपने पानी को ऐसे गिलास में डाल दिया जो भी 100 ml का है। अब आप उस बच्चे से पूछो बताओ इसमें पानी ज्यादा है या इसमें पानी ज्यादा है, तो अब क्या कहेगा यहाँ पे बच्चा कहेगा दोनों में इक्वल है। क्यों, अब वो कंजर्वेशन की स्टेज में आके इस
इस बात को समझने के लिए कैपेबल है, चाहे आप किसी चीज की शेप चेंज कर दो या उसको किसी और चीज में डाल दो, कंटेनर में डाल दो, लेकिन जो उसकी एक्चुअल कैपेबिलिटीज, जो उसकी एक्चुअल नीड स्टार्टिंग होती है वो सेम रहती है। आखिरकार आपने 100 ml में से निकाल के डाला तो 100 ml में से है ना, चाहे ये बाउल है ये भी 100 ml का है, ये बाउल है ये भी गिलास है 100 ml का है, तो दोनों में इक्वली पानी आया होगा। चाहे वो चौड़ा है तो ये लंबा भी तो है, अब वो ये नहीं कहेगा कि ये लंबा है तो इसमें पानी ज्यादा है। अब वो कंजर्वेशन में अलग अलग पॉइंट्स पे फोकस करने के लिए कैपेबल है। वो समझ जाता है कि अगर ये चौड़ा है तो ये लंबा है, इसलिए अगर ये 100 ml है तो 100 ml ये भी है, दोनों के अंदर इक्वल कैपेसिटी है तो ये दोनों में इक्वल पानी आया होगा। अब वो ये नहीं कहेगा कि इसमें पानी ज्यादा है। अब इस स्टेज में बच्चे की मैच्योरिटी थोड़ी ज्यादा हो गई, वो इस कॉन्सेप्ट को समझने लग गया। सीरिएशन, अब इस स्टेज में बच्चे को आप कुछ असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने को कहोगे तो वो लगा लेगा। आप उसको कहो कॉइन्स को आप लगाओ, वो ऐसे सबसे छोटा फिर बड़ा बड़ा ऐसे लगाने में कैपेबल है, या बड़ा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए वो कैपेबल हो जाता है। आप उसको दे दो बड़े सारे कॉइन्स और कहो सबसे पहले छोटा लगाओ फिर बड़ा लगाओ फिर बड़ा लगाओ, वो यहाँ पर कर लेगा। रिवर्सिबिलिटी, अब बच्चा जो पहले इरिवर्सिबिलिटी की स्टेज में था, जो नहीं समझ पा रहा था कि कुंडी को अगर मैंने ऐसे ऊपर लगा लिया है ऐसे नीचे करूंगा तो कुंडी खुल जाएगी, वो यहाँ पर आकर इस स्टेज में आकर उस बात को समझ जाएगा, रिवर्सिबिलिटी को समझना स्टार्ट कर देगा। डीसेंटरिंग, पहले क्या था सेंट्रेशन, यहाँ पे डीसेंटरिंग। अब सेम एग्जांपल 1 2 3 4 5, कितने कॉइन्स हैं 5, नीचे 1 2 3 4 5। अब इस स्टेज में जब आप पूछोगे कि बताओ किसमें ज्यादा कॉइन्स हैं, तो बच्चा बोलेगा दोनों में इक्वल है। क्यों? कॉइन्स तो सेम है ना, चाहे उनको खोल खोल कर रखा है लेकिन जो कॉइन्स है वो सेम है। अब वो बच्चा अलग अलग व्यू पॉइंट्स से चीजों को देखने में कैपेबल है, तो यहाँ पर इसका फीचर आ जाएगा डीसेंटरिंग। देन इंडक्टिव, अब उसकी यहाँ पर इंडक्टिव थिंकिंग हो जाएगी, मतलब एग्जाम्पल से रूल्स। आप एक बच्चे को बहुत सारे एग्जाम्पल्स दो किसी कॉन्सेप्ट से लेकर, एग्जाम्पल 1 2 3 4 एग्जाम्पल्स दे देकर वो इतना कैपेबल हो जाएगा कि वो रूल्स तक पहुंच जाए। मैच्योर हो रहा है ना एज के साथ साथ। तो अब ये जितने भी मैंने इसके फीचर्स लिखे हैं, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स आप कह सकते हो, और इसके अलावा इस स्टेज के कोई फीचर्स नहीं है। अब यहाँ पर हम अगर इसके वो ले लें एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, तो क्या होंगे, स्टेज में आके आप बच्चों को सिंपल एक्सपेरिमेंट्स देना स्टार्ट कर दो कि वो छोटे छोटे, जैसे बिल्कुल छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हम करवाते हैं ना, फ्लोटिंग या सिंक वाला एग्जांपल, ऐसे धीरे धीरे आप उनको एक्सपेरिमेंट्स देना स्टार्ट करो। इस स्टेज में आके अभी बच्चा थोड़ा सा मैच्योर हुआ है, ये नहीं आप उसकी टीचिंग भर दो इतना सारा सिलेबस उसके सर पे, पार्ट टीचिंग पे फोकस करो, थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में उसको टॉपिक समझाओ, ताकि आपने एक पार्ट समझाया उसके माइंड में वो फिट हो गया, सेकेंड चीज समझाई उसके माइंड में वो फिट हो गई, ऐसे पार्ट टीचिंग करवाओ। एक्टिव लर्निंग तो आपको हर जगह फोकस करनी है कि आप ऐसी एक्टिविटीज करवाओ जिसमें बच्चा खुद चीजों को एक्सप्लोर करे, एंगेज हो सके। स्टेज 4 फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 या 12 साल से लेकर आगे तक की जितनी एज जाती है हम उसको इसमें ले लेते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब यहाँ के फीचर्स क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अब बच्चे की वो हाई लेवल की थिंकिंग पे इमेजिनेशन बेस्ड टास्क बच्चा इस स्टेज से करना स्टार्ट कर देता है। अब इस एज में आप बच्चे को कहोगे कि राम की हाइट श्याम से बड़ी है, श्याम की राधा से बड़ी है, राधा की उससे बड़ी है, तो बताओ सबसे बड़ी हाइट किसकी है? तो बच्चा अपने दिमाग में कैलकुलेशन करके आपको बता देगा कि हाँ इसकी हाइट सबसे लंबी है। अब वो क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने में कैपेबल है, उसकी थिंकिंग इतनी एडवांस हो रही है, यहाँ का फीचर आ जाएगा वो टोटली लॉजिकल। अब वो जो भी चीज़ आंसर कर रहा है उसके पीछे उसको उसके लॉजिक्स पता है, वो उसके लॉजिक बताने में कैपेबल है कि ये मैंने करा तो क्यों करा, ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। डिडक्टिव, अब यहाँ पर उसकी डिडक्टिव थिंकिंग आ जाती है। आप उसको कोई रूल दे दिया, आपने मान लो किसी भी चीज़ का उसको रूल दे दिया, अब वो उस रूल को बार बार पढ़ के समझ के उससे एग्जाम्पल निकालने में कैपेबल है।
पहले क्या था, इंडक्टिव एग्जाम्पल टू रूल, अब और एडवांस हो गया रूल टू एग्जाम्पल, अब वो रूल से एग्जाम्पल्स निकाल लेगा। इमेजिनरी ऑडियंस, हमने हमारे सोशलाइजेशन के टॉपिक में पढ़ा था इमेजिनरी ऑडियंस कॉन्सेप्ट पियाजे ने दिया है। इस स्टेज में बच्चे को, हर किसी को क्या लगता है, मैं ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हूँ, मुझे ही सब देख रहे हैं, मुझे ही सब नोटिस कर रहे हैं। कल मैं ट्यूशन ब्लैक कलर की शर्ट पहन के गया था, आज भी ब्लैक कलर की शर्ट पहन के जा रहा हूँ, सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे, सेम कलर की शर्ट पहन के आ जाता है। अब ये जो बच्चों की थिंकिंग होती है वो इस स्टेज में आती है इमेजिनरी ऑडियंस के कॉन्सेप्ट की वजह से। उनको क्या लगता है कि हर कोई बस उन्हीं को नोटिस कर रहा है, वो ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। अब ये थी हमारी लास्ट स्टेज। इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, आप बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करो, जितनी ज़्यादा आप उनसे डिस्कशन करोगे उनका दिमाग खुलेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे। इमेजिनेशन बेस्ड टास्क और एक्टिविटीज़ दो कि मान लो आपने एक लाइन लिख के दे दी, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ, छोड़ दो, उनको लिखने दो, उसको कंप्लीट करने दो अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से कि वो क्या लिखते हैं, कैसे उसको अच्छा बनाते हैं, कितना इनोवेटिव क्रिएटिव हो सकते हैं। उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दो अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। अब पियाजे की थ्योरी का हमारे क्लासरूम में क्या यूज़ है। फर्स्ट, डिस्कवरी लर्निंग। पियाजे ने डिस्कवरी लर्निंग पे फोकस करा कि मतलब बच्चे को खुद एक्सप्लोर करने दो, खुद चीज़ों की डिस्कवरी करने दो। जितना बच्चा खुद एक्सप्लोर करके चीज़ें सीखेगा उतनी उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेटर होगी। तो आपको अपनी क्लास में ऐसी एक्टिविटीज़ करवानी है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देनी है कि जिसमें बच्चा खुद डिस्कवरी करे चीज़ों की, खुद समझे। आपको सिर्फ एज अ फैसिलिटेटर काम करना है कि जहाँ बच्चा नहीं कर पा रहा आप वहाँ जाके उसे फैसिलिटेट करोगे, उसको हिंट्स प्रोवाइड करोगे ताकि वो खुद अपना दिमाग लगाकर आगे बढ़े। सेकंड, मल्टीपल रिसोर्सेज। जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा मल्टीपल रिसोर्सेज यूज़ करो। ये नहीं है आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हो, जाकर आप बस टीचर में एक बुक लेके खड़े हो गए और आपने कहानी पढ़ दी, चले गए, कहानी ख़त्म। नहीं, आपको वेल प्रिपेयर्ड होके जाना है, मल्टीपल रिसोर्सेज लेकर जाना है। अगर उस चैप्टर से रिलेटेड आपको लगता है कि आपको कोई मॉडल बनाना है तो आप वो मॉडल लेकर जाओ। आपको लगता है आपको फ्लैश कार्ड्स यूज़ करने हैं, आपको चार्ट यूज़ करने हैं, आप वो करो। आपको लगता है आपको ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करने हैं, ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स यूज़ करने हैं, आप वो करो। आप जितनी ज़्यादा बच्चों के रिसोर्सेज लेकर जाओगे उनकी उतनी ज़्यादा सेंसेस यूज़ होंगी। लेट्स सपोज आँखों से देख रहे हैं, कोई ऑडियोज़ हैं तो कानों से सुनेंगे, आपके पीछे रिपीट करेंगे, बोलेंगे। तो क्या होगा, जितनी ज़्यादा बच्चों की सेंसेस यूज़ होंगी उनकी उतनी लर्निंग इफ़ेक्टिव होगी और लॉन्ग लास्टिंग होगी। थर्ड, एक्टिव लर्निंग थ्रू आउट द लाइफ। एज अ टीचर आप आज सीटेट दे रहे हो, कल कोई और एग्ज़ाम दोगे या परसों पढ़ाने जाओगे, आपको ये चीज़ अपने दिमाग में फिट कर लेनी है। एक्टिव लर्निंग, एक्टिव लर्निंग, आपको एक्टिव लर्निंग पे फोकस करना है कि चाइल्ड शुड बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। मतलब उसको सब कुछ करने दो। ये नहीं कि आप टीचर हो, आप सोच रहे हो मैं अपने दिखाती हूँ, मैं ये करा देती हूँ, वो करा, नहीं, आपको बच्चों में बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकलवाना है। आपको उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाना है हर एक्टिविटी में कि वो अपना 100% दे सके। अब अगर हम देखें तो पियाजे की स्टेजेस का जो उनकी थ्योरी है, उनकी डेवलपमेंट का अगर हम ग्राफ देखें तो वो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। आपसे क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाएगा, आपको ऐसे ग्राफ को टिक करना होगा। ये क्या है, पियाजे ने कहा है कि बच्चों की जो डेवलपमेंट है वो डिसकॉन्टिन्यूस है। डिसकॉन्टिन्यूस कैसे है, मतलब कि वो स्टेजेस में अकर हो रही हैं। उन्होंने बताया मान लो 0 to 2, 2 to 7, 7 to 11, 12, देन आगे फर्दर फॉरवर्ड। तो उन्होंने ये जो बच्चों की डेवलपमेंट बताई, उन्होंने स्टेजेस में बताई, जिसकी वजह से उनके हिसाब से डेवलपमेंट डिसकॉन्टिन्यूस है। आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, आपको 3-4 ग्राफ दे रखे होंगे और आपको बताना होगा कि पियाजे की थ्योरी का ग्राफ कौन सा है। तो आपको ऐसे ग्राफ को टिक करना है जिसमें 4 स्टेजेस होंगी, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा होगा कि हमारी डेवलपमेंट डिसकॉन्टिन्यूस है। क्रिटिसिज्म। अब पियाजे की थ्योरी को किन किन चीज़ों पर क्रिटिसाइज किया गया। फर्स्ट पॉइंट,
इग्नोर्ड कल्चरल डिफरेंसेस, उन्होंने कल्चरल डिफरेंसेस को इग्नोर कर दिया कि लेट्स सपोज अगर यूएसए में किसी बच्चे की कोई डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ के कल्चर अलग हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में जो बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है वो भी उन्हीं तरीके से बच्चा डेवलप होगा, उन्हीं स्टेजेस में जाएगा। कल्चर्स का भी तो इफेक्ट होता है ना कि बच्चा किस कल्चर में बड़ा हो रहा है, तो उन्होंने इस पॉइंट को इग्नोर कर दिया। सेकेंड, ओवरलैपिंग ऑफ स्टेज। अब हमारे जो बाकी साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि इनकी जो स्टेजेस का पैटर्न है ये बहुत ओवरलैप होता है। लेट्स सपोज अगर 0 से 2 साल तक का बच्चा पहली स्टेज में आता है, तो क्या वो 2 साल से 1 दिन का हो जाएगा तो सीधा वो सेकंड स्टेज में चला जाएगा? उसके सीधा ही फीचर्स चेंज हो जाएंगे। मतलब जैसे पहले वो सेंसरी मोटर से प्री ऑपरेशनल में चला गया, 2 साल 1 दिन का हुआ, सीधा जैसे ही वो सेकंड स्टेज में गया तो वो सारे फीचर्स उसमें आ जाएंगे। तो ये जो उनकी स्टेजेस हैं वो ओवरलैप होती हैं एक दूसरे से। थर्ड, उन्होंने कहा उन्होंने पेरेंट्स और सोसाइटी के रोल को निगलेक्ट कर दिया। अब आपने ये पियाजे की पूरी थ्योरी समझी, आपने कहीं सुना कि पेरेंट्स का क्या रोल है या फिर क्या कहते हैं सोसाइटी का क्या रोल है? उन्होंने पेरेंट्स और सोसाइटी के रोल को निगलेक्ट ही कर दिया, जबकि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे की डेवलपमेंट पर या फिर सोसाइटी का। उसके बाद फोर्थ, बायस्ड। उनकी ये जो थ्योरी थी उन्होंने अपने बच्चों पे करी, तो हो सकता है कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जो उन्होंने बायस्ड हो गए और उन्होंने लिखी ना हो या छुपा दी हो, बताई ना हो, या फिर उनका थोड़ा अपनेपन की वजह से डिसीजंस या लिखने का तरीका चेंज हो गया हो, तो उनकी थ्योरी को बायस्ड भी कहा गया है। इसके साथ साथ हमारी पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ख़त्म होती है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे किसी भी टीचिंग के एग्ज़ाम के लिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट बिलो आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।